नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन गुप्ता आज फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसडी लक्ष्य में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा विषय जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। हमारा एक ऐसा मंदिर, जिसे हम मंदिर तो कहते हैं लेकिन शायद हम इस मंदिर की खासियत या विशेषता नहीं जानते हैं। जी हाँ, हमने नाम तो बहुत सुना है लेकिन इसके बारे में शायद ही हम लोगों को अच्छी जानकारी है या वास्तविक जानकारी है कि ये एक्चुअल है क्या, क्या करता है हमारे लिए ये संस्थान। दोस्तों, आज ये इमेज देख रहे होंगे और शायद आप लोग इस इमेज से अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं और कई लोग तो घूमने भी गए होंगे। जी हाँ, ये है हमारे देश का संसद भवन। संसद भवन जिसे हम अपने देश का एक मंदिर कहते हैं, एक ऐसा मंदिर जो हमें ऐसे अधिकार प्रदान करता है जिसे हम अपने देश में रहने के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए कुछ ऐसे अधिकार देता है जिससे हम अपने जीवन को एक गरिमामय पूर्ण तरीके से जी सके। जी हाँ, ये हमारे लिए जब भी हमें कुछ ऐसी कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अगर लग रहा है कि व्यक्ति को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए, तो ऐसे अधिकारों को हमें उपलब्ध कराने वाली संस्था है जिसे हम कहते हैं भारत की संस्था। जी हाँ, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ये क्या है। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारत की संसद। दोस्तों, आप लोगों ने संसद को तो खूब जाना है और इस शब्द को भी आपने कई बार सुना भी होगा, और आज आपको इसके एक दूसरे शब्द से हम आपको परिचित कराते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक है विधायिका एवं कार्यपालिका का। एक्चुअल में ये जो एग्जामिनेशन के पर्पस पे देखा जाए तो जो टॉपिक है वो विधायिका एवं कार्यपालिका है। आप लोग संसद तो जानते हैं लेकिन शायद विधायिका नहीं जानते होंगे कि क्या है। आज आप लोग जान जाएंगे कि यार ये है विधायिका। जी हाँ, आइए जानते हैं कि क्या है विधायिका। दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका, अगर हम बात करें अपने भारत के संविधान की या किसी भी देश के संविधान की बात करें, तो संविधान में तीन ऐसे अंग होते हैं, या ऐसा कह दे कि जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के स्तंभ। वैसे तो लोकतंत्र के चार स्तंभ के बारे में हम जानते हैं और इन चार स्तंभों में आप लोगों ने अगर नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। लोकतंत्र के स्तंभों में जैसे एक स्तंभ है जिसे हम कहते हैं विधायिका, जो कि मैं आपको आज समझाने ही वाला हूं। दूसरा तंत्र जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरा तंत्र है जिसे हम कहते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ है और एक चौथा स्तंभ जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन जान लीजिए कि इसको जानने के बाद आप कहेंगे कि अरे ये है चौथा स्तंभ। जी हाँ, ये चौथा स्तंभ है जिसे हम कहते हैं क्या, मीडिया, जो हमें देश की परिस्थिति, हर परिस्थितियों के बारे में अवगत कराता है कि क्या हमारा जो देश का तंत्र है ये कैसे काम कर रहा है। जी हाँ, अगर ये तंत्र ना हो तो शायद ये जो आप ये जो तीन स्तंभ देख रहे हैं, ये तीन स्तंभ कुछ भी करके निकल जाएं और हमको पता भी ना चले। तो इन तीनों के बारे में जानकारियां हमें उपलब्ध कौन कराता है, मीडिया। इसीलिए इसे कहते हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। खैर, इस न्यायपालिका और मीडिया के बारे में तो हम खैर बाद में चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस विधायिका और कार्यपालिका के बारे में कि ये क्या है और कैसे हमारे लिए काम करती है। दोस्तों, विधायिका और कार्यपालिका, पहले मैं आपको एक संक्षेप सी जानकारी इसमें दे दूं। विधायिका का एक्चुअल मतलब क्या है। तो विधायिका, देखिए दोस्तों, ये जो विधायिका है, ये विधायिका एक विधि शब्द से बना हुआ है। और विधि का मतलब क्या है, विधि का मतलब होता है कानून। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, ये तो विधि का विधान है। विधि के विधान का मतलब क्या है कि जैसा जो है कानून बना हुआ है, जैसी परंपरा चली आ रही है वैसा हम फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, जो परंपराओं को, जो प्रक्रियाओं का निर्माण करती है, उसे हम कहते हैं विधायिका। अर्थात विधायिका का काम होता है देश के लिए विधि का निर्माण करना, देश के लिए कानून का निर्माण करना। तो जो देश के लिए, किसी भी देश की बात करें दोस्तों, ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर देश पर लागू होती है, क्योंकि ये एक मतलब ही होता है, विधायिका का मतलब ही होता है जो एक लॉ मेकर होता है। अर्थात जो देश में कानून का निर्माण करे उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं विधायिका। और
जब ये कानून बनाएगी तो कानून को कोई ना कोई तो लागू भी करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। तो जो इस कानून को लागू करता है या उस कानून को जो बनाया गया है उस पर जो शासन करता है उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं कार्यपालिका। तो जी हाँ, बनाने वाले को कहते हैं विधायिका और उसको लागू करने वाले को कहते हैं कार्यपालिका। आइए और इसको विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, विधायिका को तो मैंने बताया और कार्यपालिका को भी बताया। अब देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें पर्टिकुलर, विधायिका की संरचना वगैरह तो हर देश के संविधान के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। अगर हम अपने देश की बात करें, भारत के संविधान की बात करें, तो भारत के संविधान की जो विधायिका है, ये विधायिका हमारे संविधान की विधायिका कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कैसे? एक जो देश के लिए कानून बनाए और एक ऐसा कानून जो देश के लिए हो और वो कानून पूरे देश में लागू होता है, उसको कहते हैं हम संघीय विधायिका। भैया, संघ का मतलब इसका तात्पर्य होता है जो केंद्र के नियंत्रण में हो और केंद्र का मतलब होता है देश। तो जो पूरे देश के लिए कानून का निर्माण करती है उसे ही कहते हैं अपन संघीय विधायिका। और हमारे देश के लिए कानून को कौन बनाता है? संसद भवन में हमारे लिए कानून बनते हैं। कहां पर बनते हैं? संसद भवन में, जिसकी मैंने आपको शुरू शुरू में इमेज भी दिखाई और जिसे हमने कहा था अपने देश का मंदिर। जी हाँ, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे देश की जो संघीय विधायिका है, इस संघीय विधायिका को ही हम क्या कहते हैं? संसद, पार्लियामेंट। सभी देशों में ऐसी ही व्यवस्था होती है। सभी देशों का जो विधि निर्माता होता है वो उस देश की संसद ही होती है। बस अंतर ये है, उस विधि निर्माता को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हमारे देश में हम लोग कहते हैं संसद, और वैसे ही जैसे एग्जाम्पल अमेरिका को ले लो, अमेरिका की संसद को कहते हैं कांग्रेस। ऐसे ही सभी देशों की संसद को अलग-अलग नाम से जानते हैं। ये फैक्ट चीजें हैं, आप एग्जाम में के पर्पज से इसको पढ़ भी लीजिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण देश के संसदों के बारे में प्रश्न पूछता है कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, पाकिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो खैर, कांग्रेस क्या है? अमेरिका की संसद को कहते हैं। तो एक हो गई संसद अर्थात संघीय विधायिका का मतलब संसद, और इसी प्रकार से जो पर्टिकुलर हर एक स्टेट के लिए कानून बनाती है। हर एक स्टेट का मतलब जैसे एमपी के लिए अलग, यूपी के लिए अलग, सभी राज्यों में अलग अलग उस राज्य के लिए जो कानून बनते हैं, तो उस राज्य के कानून, उस राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था को हम कहते हैं राज्य की विधायिका। और राज्य की विधायिका को हम लोग अपनी भाषा में विधान मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधान मंडल। जी हाँ, जैसे संसद, संसद में हम आपको अभी इसके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल मैं आपको विधानमंडल को संक्षेप में बताऊं। आप लोग विधानमंडल के बारे में, आप लोगों ने विधानसभा शब्द सुना होगा। विधानसभा, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है। तो इन दोनों को मिला करके हम कहते हैं क्या? विधानमंडल। तो ये राज्य के लिए कानून बनाती है जो उस राज्य में ही लागू होते हैं। और उसी प्रकार से संघीय विधायिका जो देश के लिए कानून बनाती है और इसके द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है। अब ये सोच रहे हो कि ये दो अलग 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 क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा ही प्रावधान है। हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो कैसी है? दोहरी शासन प्रणाली। इसका तात्पर्य होता है कि केंद्र के लिए अलग, देश के लिए अलग और राज्य के लिए अलग। इसीलिए दो विधायिकाएं यहाँ पर रखी गई हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि हमारे देश की जो संघीय विधायिका है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपने देश में कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको कार्यपालिका के बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप विधायिका अर्थात संसद के बारे में समझ जाएंगे तो कार्यपालिका आसानी से समझ जाएंगे। जी हाँ, तो संसद, अगर हम बात करें संसद की, भारत के पार्लियामेंट की, तो हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान में
जो पार्लियामेंट होगी, जो संघीय विधायिका होगी, इनके जो सदस्य होते हैं। दोस्तों एक बात और, पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, इनके सदस्यों को हम क्या कहते हैं? इनके सदस्यों को हम कहते हैं सांसद। क्या कहते हैं? सांसद। अंग्रेजी में इनको एमपी हम लोग कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पर इनके, हमारा संविधान कहता है कि यहाँ पर संसद भवन में, संसद में जो सदस्य होते हैं, अर्थात जिन्हें हम सांसद कहते हैं, इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान में संसद, एक बात और बता दूं दोस्तों मैं आपको कि यहाँ पर अब क्लियर तो नहीं लिखा है, मैं आपको स्पष्ट अपनी तरफ से बताता हूं। यस, यहीं पर बताता हूं। देखिए, संसद, जैसे मैंने आपको बताया था विधानमंडल के बारे में कि विधानमंडल में कौन कौन है, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। इन दोनों को मिलाकर के क्या कहलाती है? विधानमंडल। वैसे ही जो संसद है, इस संसद के होते हैं दो अंग। कितने? सॉरी, अंग तो तीन होते हैं। अंग कितने होते हैं? तीन। एक अंग में आपको बताता हूं, एक अंग है आपका, पहला अंग जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, दूसरा अंग है, दूसरा अंग है दूसरा अंग है लोकसभा। क्या? लोकसभा। और तीसरा अंग है राज्यसभा। तो ये तीन अंग होते हैं। कितने अंग? तीन अंग। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो हम बात करेंगे फिलहाल किसकी? लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा और राज्यसभा ये संसद भवन के, संसद के ये होते हैं सदन, ये होते हैं संसद के सदन। तो फिलहाल मैं आपको विधायिका समझा रहा हूं, अभी पूरी तरह से मैं लोकसभा राज्यसभा समझा नहीं रहा हूं। मेरा अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं इन सबको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप विधायिका को समझिए। तो संसद में कितने अंग हो गए? संसद में कितने सदन हो गए? लोकसभा और राज्यसभा। तो अब यहां पर मेंबर भी होते हैं। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनके मेंबर को हम कहते हैं क्या? इनके मेंबर को हम कहते हैं लोकसभा के सांसद। तो राज्यसभा के मेंबर को क्या बोलेंगे? राज्यसभा के मेंबर को भी हम कहते हैं राज्यसभा के सांसद। मतलब दोनों के ही मेंबर को हम क्या कहते हैं? सांसद ही कहते हैं। ठीक है। तो यहां पर ये जो सांसद होते हैं, जो मेंबर होते हैं, ये कितने मेंबर हो सकते हैं? अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं या वर्तमान में कितने हैं? ये सारी बातें हमारे संविधान में बताई गई है। तो अब वही जानने वाले हैं हम कि जो हमारी संघीय विधायिका है, जो संसद है, इस संसद में कितने मेंबर हो सकते हैं? तो हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर लोकसभा, कौन सी सभा? लोकसभा। इस लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम 552। मतलब इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इससे कम रख सकते हो। मतलब आवश्यकता जितनी पड़े उतनी रखो, लेकिन मैक्सिमम 552, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में आवश्यकता अनुसार हमने मेंबर कितने रखे हुए हैं? 545। कितने? 545 मेंबर। कितने रखना है, कैसे रखना है, ये सब चीजें परिसीमन आयोग के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। परिसीमन आयोग क्या है ये भी आपको बाद में बताऊंगा। परिसीमन आयोग फिलहाल समझिए कि जो सीटों की संख्या का निर्धारण करता है, वो भी जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो वर्तमान में सीटों की संख्या है 545। अब देखते हैं कि ये मेंबर कैसे होते हैं, कहां से आते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसकी? फिलहाल मैं बात कर रहा हूं यहां पर लोकसभा की। मैं बात कर रहा हूं यहां पर अभी लोकसभा की। तो जो लोकसभा है, इस लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। और आवश्यकता हमें 552 की नहीं है, तो वर्तमान में हमने संख्या कितनी रखी हुई है? वर्तमान में हमने संख्या रखी हुई है 545। तो दोस्तों लोकसभा में जो मेंबर है, अगर हम बात करें मैक्सिमम 552 की, तो ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 552 लोकसभा में जो मेंबर होंगे वो दो तरह के होते हैं।
लोकसभा या राज्यसभा दोनों जगह ऐसा होता है। पहले लोकसभा समझिए। लोकसभा में मेंबर दो तरह से आते हैं। एक मेंबर जो जिसे कहते हैं मनोनीत सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर, और दूसरा इलेक्टेड, निर्वाचित सदस्य, जो चुने जाते हैं, जिनका चुनाव होता है। ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें मैक्सिमम 552, तो 552 में दो मेंबर होते हैं मनोनीत, अर्थात मनोनीत का तात्पर्य है कि जो चुने नहीं जाते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हमारे संविधान में दो सीटें, लोकसभा में दो सीटें क्या होंगी, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होंगी, आरक्षित होंगी। और एंग्लो इंडियन अर्थात 552 में दो सीटों पर दो कुर्सियां खाली रखी जाएंगी, और उन दो कुर्सियों पर अगर कोई बैठेगा तो वो बैठेगा कौन, जो एंग्लो इंडियन होगा। और एंग्लो इंडियन दो ठो तो नहीं होते, तो बहुत सारे हैं। तो इनमें से कौन बैठेगा ये डिसाइड करने का काम किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को। अर्थात दो सीटों पर नियुक्ति एंग्लो इंडियन की होगी। और ये दो सीटें, एक बात और बता दूं कि जो एंग्लो इंडियन होंगे, ये दो सीटें जो होती हैं, ये दो सीटें अनिवार्य नहीं होती हैं। अनिवार्य ना होने का मतलब है कि राष्ट्रपति को लगता है तो यहां पर इन दो सीटों को, इन दो एंग्लो इंडियंस को यहां अपॉइंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि एंग्लो इंडियन क्या है। हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय। आप लोग जो है उत्साहित हो रहे होंगे, एंग्लो इंडियन क्या है बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा कभी भूलोगे नहीं। तो अब यहां पर एंग्लो इंडियन, इसके बाद यहां पर दूसरे मेंबर कौन है दोस्तों, निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर। दो तो चले गए, बचे 550, तो 550 इलेक्टेड हो गए। अब यहां पर इलेक्टेड मेंबर में आपको पता है कि हमारे देश में, चूंकि हमारा संघीय देश है, तो संघीय देश में राज्य होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि हमारे संविधान में मैक्सिमम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से यूनियन टेरिटरीज के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मैक्सिमम 20 सीटें हो सकती हैं, और राज्यों के लिए मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं, 530। जी हाँ, याद रखिएगा मैक्सिमम। प्रश्न आता है, जैसे पूछ लेगा कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम पूछ रहा है तो क्या लगाओगे, 530। अगर अधिकतम ना पूछ के वर्तमान लगाए तो 530 भूल के भी ना लगाना, है ना, नहीं तो जो है गए तुम्हारे नंबर। तो यहां पर 530 सदस्य, ये मैक्सिमम की बात है। ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन मैंने कहा कि वर्तमान में हमें कितनी आवश्यकता थी, वर्तमान में आवश्यकता है 545 की, तो हमने 545 रखी है लोकसभा में। ठीक है, तो वर्तमान में वही चीज, दो सीटें तो हमको एंग्लो इंडियंस के लिए रखना है ना, तो एंग्लो इंडियंस के लिए हमने दो सीटें अलग कर दी, जिसको राष्ट्रपति बैठाएंगे जिसको चाहे। ठीक है, मैं बताता हूं एंग्लो इंडियन क्या है। अब यहां पर बात करें हम इसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं, तो दोस्तों 545 में दो चली गई एंग्लो इंडियन, तो निर्वाचित सीटें कितनी बची, निर्वाचित सीटें बची 543। इस 543 में भैया आपको पता है राज्य हैं, कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भाई, यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरीज वर्तमान में है 8। कितनी है, 8। ये भी जान लो, महत्वपूर्ण है, बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कितनी केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखो, एक हो गया दिल्ली, दूसरा पौंडुचेरी, तीसरा जम्मू कश्मीर, फिर चौथा हो गया कौन, दादर नगर हवेली और दमन दीव, और पांचवा कौन है, पांचवा है अंडमान निकोबार। और देख लो और भी है, नीचे हैं, फिर सब साफ हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख दूंगा। तो निर्वाचित कितनी, 543। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 8 हो गए ना, दिल्ली, पौंडुचेरी, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के बाद लद्दाख, ये हो गए 8। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों के पास कुछ कुछ लोकसभा में सीटें हैं। तो देखो, दिल्ली के पास 7, पांडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर के पास है 5। पहले जम्मू कश्मीर जब राज्य था तो 6 सीटें थी, लेकिन अलग किया गया लद्दाख से, तो एक सीट लद्दाख को दे दी गई, तो एक राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। कब बना था जम्मू कश्मीर, मतलब ये अलग कब हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश कब बना है बताओ, है
तो यहाँ पर 31 अक्टूबर का दिन याद रखना भैया, 31 अक्टूबर 2019 को ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। 5 अगस्त को घोषणा हुई थी और ये घोषणा प्रभावी हुई थी कब? ये घोषणा प्रभावी हुई थी 31 अक्टूबर को। तो यहाँ पर 5 सीटें जम्मू कश्मीर को और 1 सीट दे दी गई लद्दाख को। तो देखो, दिल्ली 7, जम्मू 5 और सबके पास एक छुआ है। हाँ बिल्कुल, पांडुचेरी 1, अंडमान, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, लद्दाख सबके पास एक छुआ है। हाँ, ये दमन दीव तुम देख रहे होगे, दादर नगर हवेली, ये भी एक छुआ रही है। दादर के पास एक, दमन के पास एक। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन दीव इनको भी क्या कर दिया है, मिला दिया है। इन दो केंद्र शासित, एक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को दोनों का विलय कर दिया गया। तो एक सीट मिला करके अब ये दोनों की कितनी हो गई, तो एक केंद्र शासित प्रदेश की कितनी सीटें, 2। तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कितनी सीटें, 19 सीटें यूनियन टेरिटरी की हो गई। अब बचाओ, 543 में 19 तो ये ले गए, तो बचा कितना, कैलकुलेट कर लो भाई कितना बचा। मेरे पास कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, मैंने लिख दिया 524 सीटें। तो पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित सीटें कितनी, 524। बहुत सारी बातें बता दी मैंने यहां पर तुम लोग को। कम से कम लाइक कर देना वीडियो। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, मैंने लोकसभा बता दिया। अब देखो राज्यसभा, एंग्लो इंडियन बताऊंगा धैर्य रखो। तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं दूसरे हाउस की, राज्यसभा जिसको हम उच्च सदन कहते हैं। तो ये राज्यसभा की बात करें, ऐसे हमारे संविधान ने कहा है कि यहाँ पर मैक्सिमम 250 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगी। लेकिन भैया कहा कि ठीक है, हमको ज्यादा नहीं चाहिए, इतनी चाहिए, काम चला दो। वर्तमान में कितनी है, 245। यहाँ भी 2 तरह के मेंबर होते हैं, वैसे ही होते हैं, मनोनीत और निर्वाचित। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मनोनीत होते हैं वो एंग्लो इंडियन नहीं होते हैं। यहाँ पर वो मनोनीत होते हैं जो साहित्य, लिटरेचर, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से आदि ऐसे क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, निपुण लोग होते हैं, वो 12 लोगों को, ऐसे 12 लोग यहाँ पर मनोनीत होते हैं। और ये किसके द्वारा, वही मनोनीत करने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। संसद में सारे काम राष्ट्रपति के नाम से ही होते, राष्ट्रपति करता है। इसीलिए संसद का एक अंग कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो ये सदस्य होते हैं। एक बात ये भी, जैसे वहां पर एंग्लो इंडियन को मनोनीत करना ना करना अनिवार्य नहीं होता है, वैसे यहाँ पर भी इन 12 लोगों को यहाँ मनोनीत करना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सीट खाली है तो किसी को भी बैठा दोगे, नहीं। 12 सीट अगर होगी तो मनोनीत वाली होगी, नहीं तो खाली रहने देना कुर्सी, समझे ना, नजर ना मारना। वैसे भी सीट पे बहुत लोगों की नजर रहती है। अब बात करें हम किसकी, अब बात कर रहे हैं हम वर्तमान में। तो वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में अगर बात करें 245, तो यहां पर भी वही हाल है। क्या हो रहा है भाई, वर्तमान में 245 है राज्यसभा में। तो इसमें भी 12 सीटें तो चली गई, मनोनीत वाली ले गए ना ये लोग। अब यहाँ पर बची कितनी, 233। इसमें से वही चीज, कुछ सीटें राज्य के लिए, कुछ सीटें किसके लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए। अब देखो यहाँ पर सबको नहीं मिली है, ये भी लिख दूं, यहाँ पर 4 सीटें। देखो यहाँ पर राज्यसभा में सीटें उसी को मिलती हैं जिसके पास अपनी खुद की विधायिका होती है। मैंने बताया था ना, राज्य की विधायिका होती है। हाँ, तो जिसके पास खुद की अपनी विधायिका होती है उसी के पास राज्यसभा में सीटें होती हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधायिका नहीं है। कितने राज्यों के पास, कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास है विधायिका, केवल देखो 8 में से केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास खुद की विधायिका का प्रावधान है, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, है ना। तो यहाँ पर दिल्ली को दी गई हैं 3, पांडुचेरी 1 और जम्मू कश्मीर के पास 4 सीटें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सीटें हो गई यूनियन टेरिटरी की, 8 सीटें। तो अब बताओ 233 में 8 तो ये ले गए, बचा कितना, बची हैं 225 सीटें। तो वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सीटें कितनी हैं, वर्तमान में राज्य में
राज्यसभा में निर्वाचित सीटें 225। अगर वर्तमान की जगह लगा दे अधिकतम, तो अधिकतम क्या बताओगे, बताओ अधिकतम कितना, अधिकतम 238। लेकिन वर्तमान में ये अधिकतम यहाँ पर निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी, 238, और यहाँ पर कितनी निर्वाचित, यहाँ पर निर्वाचित सीटों की संख्या 233। प्रश्न आया है कई बार परीक्षा में, लोग गलत करके आ जाते हैं होशियारी में। तुम लोग होशियारी में ना रहना, पढ़ना। संविधान ऐसा है कि शब्दों को पहले पढ़ो समझो फिर उत्तर लगाओ, है ना। आसान है लेकिन बहुत टेक्निकल शब्द होते हैं यहाँ पर। तो ये हो गई किसकी, राज्यसभा के बारे में। तो विधायिका में हमने लोकसभा बताया और क्या बताया आपको, राज्यसभा बताया। तो विधायिका तो आपका समझ में आ गई, ये पूरा जितना मैंने बताया ये पूरी क्या कहलाती है, विधायिका। अब विधायिका के बाद मैं आपको बताता हूं कि कार्यपालिका क्या है। दोस्तों आपको मैंने बताया कि जो विधायिका, संघीय विधायिका जिसको हम संसद कहते हैं, इस संसद में मैंने बताया कि लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई। अब देखो ये लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों किसके अंग हैं, संसद के अंग हैं। तो मैंने बताया है कि जो विधायिका होती है इसका काम क्या है, इसका काम है कानून बनाना। क्या बनाना, कानून बनाना, विधि बनाना। तो जो विधि को बनाता है, तो हमारे देश में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। और संसद अर्थात कानून बनाने वाले को ही क्या कहते हैं, कानून बनाने वाले को ही क्या कहते हैं, विधायिका। मतलब हमारे देश की जो विधि निर्माता है वो संसद है और संसद को ही क्या कहते हैं, विधायिका। तो चाहे विधायिका को संसद कहते हैं या संसद को विधायिका कहते हैं, एक ही है। ठीक है। तो विधि को जो बनाता है वो विधायिका होती है। और हमारे देश में विधि कौन बनाता है, संसद। कौन, संसद। तो इसका मतलब कि विधायिका कौन हुई, संसद। ठीक है, संसद। तो संसद में क्या हुआ, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हैं आपके क्या, ये दोनों हैं विधायिका के अंग। विधायिका के अंग लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो जैसे हम, अब देख लो यहां पर कि विधायिका के बाद कार्यपालिका कैसे बनती है। तो आपको मैंने बताया जैसे लोकसभा में वर्तमान में कितनी सीटें, 545, और राज्यसभा में कितनी सीटें, 245। तो दोस्तों आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता है, और लोकसभा का जो जब चुनाव होता है तो 5 साल में चुनाव होने के बाद देखा जाता है कि सबसे ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी जीती। तो 5 साल में चुनाव, जैसे अगले साल होगा ना अपने देश में फिर से चुनाव, मोदी सरकार तो बनी थी, है ना। तो अब अगले साल फिर से देखते हैं कौन जो है बाजी मारता है। तो 5 साल बाद चुनाव होगा। तो दोस्तों 5 साल बाद अगले साल जो चुनाव होगा लोकसभा का, बताओ कितनी सीटों का होगा, 545 का होगा, है नहीं। चुनाव कितनी सीटों का होगा, चुनाव होगा 543 का, क्योंकि 2 सीटें क्या थी, मनोनीत होती है ना, एंग्लो इंडियन वाली। एक बात और बता दूं, एंग्लो इंडियन क्या है बताऊंगा, लेकिन अब वर्तमान में एंग्लो इंडियन का प्रावधान भी हटा दिया गया। कब हटाया गया ये भी बताऊंगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 543 सीटें ये आपका वर्तमान में निर्वाचित सीटें हैं। अगले साल चुनाव होगा लोकसभा का, चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, तो मान लेते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कौन होने वाली है, मान लो बीजेपी ही होने वाली है, ऐसा उम्मीद भी है, बाकी भगवान जाने, लोकतंत्र है कुछ भी हो सकता है। तो इस बीजेपी ने, मान लो हम पुराने डेटा को लेते हैं, मान लो बीजेपी ने, मानना क्या लगभग है ही ऐसा, पिछली जब ये चुनाव हुआ था उसमें से लगभग 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत गई। कौन जीती, बीजेपी जीत गई। तो अब यहाँ पर इस 300 सीटों में से सबसे ज्यादा बीजेपी जीती, तो जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतती है उसी को सरकार बनाने का मौका मिलता है। क्या मिलता है, मौका। तो यहाँ पर 543 सीट जो है इनका चुनाव हुआ, इनका निर्वाचन हुआ, और निर्वाचन होने के बाद सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत गई। कुछ सीटें तो होंगी ना, बाकी पार्टी कुछ ना कुछ जीत जाएंगी। तो बाकी पार्टी जो भी चुनाव जीतेंगी, जैसे इनमें से क्या बहुत सारी पार्टी होंगी, कांग्रेस भी जीतेगी भाई कुछ ना कुछ, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है, किसको भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है ना। इस तरह से बहुत सारी पार्टियां होंगी जो कुछ ना कुछ सीटें जीतेंगी। तो जितने लोग चुनाव जीतेंगे वो सभी लोग क्या कहलाएंगे, वो सभी लोग लोकसभा के सांसद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तो सबके सब लोकसभा के सांसद कहलाएंगे। ठीक है, बशर्ते अंतर ये है कि यहाँ वाले बीजेपी वाले कहलाएंगे क्या, सत्ता मतलब बहुमत प्राप्त दल के सांसद, और बाकी विपक्ष वाले सांसद कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो बीजेपी के सांसद होंगे 300 लोग, तो बीजेपी क्या करेगी, इन 300 लोगों में से एक आदमी को अपने निकालेगी जो मस्त क्रीम एकदम आदमी होगा, क्रीम है ना, अमूल की क्रीम वाला आदमी, मस्त एकदम,
एकदम दूधे दूध वाला। तो एक आदमी जो होगा तो बीजेपी कहेगी कि हम आदमी इस आदमी को बनाएंगे अपना क्या, प्रधानमंत्री। क्या बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो बीजेपी ने एक आदमी को निकाला और इसको प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया, तो राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देंगे। तो दोस्तों क्या पता चला कि प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। चुनाव किसका हुआ, चुनाव हुआ सदस्यों का, सांसदों का। अब इन्हीं सांसदों में से एक व्यक्ति बना कौन, प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई, किसके द्वारा हुई, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो यहां पर एक हो गया प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कहेगा कि मैं इतने बड़े देश को अकेले थोड़ी चलाऊंगा, तो प्रधानमंत्री एक मस्त टीम बनाएगा, अपने चाहने वालों को, अपने ही कुछ क्रीम क्रीम लोगों को निकालेगा, इन्हीं में से, अपने वाले से निकालेगा, दूसरे वाले से ना निकालेगा, है ना। तो अपने ही इन 300 मेंबर्स में से प्रधानमंत्री क्या निकालेगा, कई सदस्यों को निकालेगा, और उन सदस्यों को कहेंगे क्या, वो जो मंत्रीगण होंगे उनको प्रधानमंत्री अपना बनाएगा मंत्रीगण। और ये जो मंत्रीगण होंगे 3 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक आपका राज्य मंत्री कहलाते हैं, फिर उप मंत्री कहलाते हैं। तो ये जो मंत्रीगण हैं, इन सभी मंत्रीगणों को, ये जो मंत्रीगण है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री और ये जो मंत्रीगण हैं, इन सब की नियुक्ति किसने की, इन सब की नियुक्ति की किसने, बाय प्रेसिडेंट। इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और राष्ट्रपति इन सबको शपथ दिलाएंगे। तो ये जो टीम बनी, इस टीम को ही हम कहते हैं क्या, इस टीम को ही हम कहते हैं मंत्री परिषद। क्या कहते हैं दोस्तों, मंत्री परिषद। तो जो मंत्री परिषद है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, ये जो मंत्री परिषद है, यही कहलाएगी भारत सरकार। क्या कहलाएगी, भारत सरकार। तो देश के लिए कानून कौन बनाया था, देश के लिए कानून बनाने वाले काम थे लोकसभा और राज्यसभा के पास, ये सब के सब मेंबर। मतलब कानून कौन बनाता है, कानून इसके जो 545 थे और इसके जो 245 थे, ये लोग कानून बनाए। लेकिन इस कानून को लागू कौन करेगा, इस कानून को लागू करेंगे इनमें से निकले हुए कुछ सदस्य। कौन से कुछ सदस्य, ये वाले सदस्य, ये वाले सदस्य, ये वाले सदस्य, इनके द्वारा बनाए गए कानून को, लोकसभा और राज्यसभा के अर्थात संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी इनके पास होगी, प्रशासन करने की जिम्मेदारी इनके पास होगी। यही है जो देश के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे, काम करेंगे, प्रशासन करेंगे, शासन करेंगे, देश का शासन चलाएंगे। तो यही जो मंत्री परिषद है, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, देश की कार्यपालिका। क्या कहते हैं, कार्यपालिका। समझ में आई बात, भारत सरकार बोलो, मंत्री परिषद बोलो या कार्यपालिका। तो दोस्तों इस कार्यपालिका को या मंत्रियों को नियुक्त किसने किया, नियुक्त किया राष्ट्रपति ने। किसने, प्रधानमंत्री को, मंत्री को, सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। समझे। तो यहां पर इसीलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है, कार्यपालिका का मुखिया हमारे देश में होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, कार्यपालिका की शक्तियां किस पर नहीं होती हैं, राष्ट्रपति पे। हाँ, वास्तविक शक्तियां किस पर, औपचारिक शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं, इस मंत्री परिषद के पास, प्रधानमंत्री के पास। समझ गए। देखा आपने कि ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका कब बनी, ये कार्यपालिका तब बनी जब पहले लोकसभा बनी। ये लोकसभा बनी, लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री और मंत्रीगण आए, इसको इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की, और ये बनी क्या, मंत्री परिषद या कार्यपालिका। तो आपने क्या देखा, इस कार्यपालिका का जो निर्माण है वो कहां से हुआ है, इसका निर्माण हुआ लोकसभा से। कहां से हुआ, लोकसभा से। तो ये लोकसभा किसका मेंबर है, लोकसभा जो है किससे संबंधित है, संसद से संबंधित है। मतलब लोकसभा का संबंध विधायिका से हुआ कि नहीं हुआ, अर्थात लोकसभा विधायिका ही कहलाएगी। अर्थात विधायिका का जो निर्माण है, विधायिका से ही किसका निर्माण हुआ, कार्यपालिका का। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ना, कार्यपालिका कहां से बनी है, लोकसभा से। और लोकसभा किसका अंग है, संसद का। और संसद को क्या कहते हैं, विधायिका। ये दोनों एक ही चीज है ना, ये एक ही चीज है। तो यही से है लोकसभा, और यहीं से निकल के कुछ क्रीम लोग आ गए, कार्यपालिका बना लिए। तो आपने देखा कि कार्यपालिका से ही विधायिका का निर्माण होता है। तो अब ये बताओ कि कार्यपालिका जो बनी वो यहां से बनी, तो इन दोनों में बड़ा कौन,
जाहिर सी बात है इसका जन्म हुआ है, और इसका जन्म, कार्यपालिका का जन्म कहां से हुआ है? यहां से, विधायिका से हुआ है, लोकसभा से हुआ। कहां से हुआ है? इस विधायिका से। तो जन्म देने वाली कौन? विधायिका। तो बड़ा कौन? विधायिका। अर्थात ये लोग किसके प्रति उत्तरदायी रहेंगे? इसके प्रति जवाब दे रहेंगे, उत्तरदायी। जैसे हम लोग को जन्म देते हैं हमारे माता पिता, तो इसको जन्म किसने दिया? विधायिका ने। हम लोग अब किसके प्रति उत्तरदायी हैं? हमारे जो जन्मदाता है माता पिता, उनके प्रति उत्तरदायी हैं। वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, है ना? वो अगर बोलेंगे बैठ जा तो हम बैठ जाएंगे, वो बोले खड़े हो तो खड़े हो जाएंगे। मतलब वो जो बोलेंगे वैसा ही हमें करना पड़ेगा और हर बात का जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेह होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? विधायिका के प्रति जवाबदेह या रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी संसद के सदस्य होते हैं ना, खूब हल्ला होता है संसद भवन में, लोकसभा राज्यसभा में हल्ला यही होता है कि मेंबर जो है सवाल पूछते हैं किससे? मंत्रियों से। देखा होगा कभी विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री आके जवाब दे जवाब दे जवाब दे, तब जाके मजबूरन प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है कि हाँ भैया पूछो, क्या पूछ रहे हो, है मजबूरी है, क्योंकि इसको जवाब देना पड़ेगा विधायिका को, क्योंकि इसको इसका इसका जन्म कहाँ से हुआ है? यहीं से हुआ है। माता पिता की अवहेलना नहीं कर सकते हो, वैसे ही कार्यपालिका विधायिका की अवहेलना ना करेगी, करेगी तो घर से बाहर निकाल देगी। मतलब कि अगर ये कार्यपालिका विधायिका को इसका अपमान करेगी, इसकी बात नहीं मानेगी, तो कार्यपालिका क्या कर दी जा सकती है? कार्यपालिका भंग हो सकती है, लोकसभा भंग हो सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है विधायिका, कार्यपालिका, क्या होता है दोनों का संबंध। संबंध तो देख ही लिया ना कि जिसको जन्म देने वाला ही कौन है? इसको जन्म देने वाला ही विधायिका है। अब एक और अहम मुद्दा, आप लोग जो है बेचैन हो रहे होंगे कि यार कब बताएंगे ये एंग्लो इंडियन है। देखो ये एंग्लो इंडियन, दोस्तों एंग्लो इंडियन, जहां आपको बता दूं कि एंग्लो इंडियन को हिंदी में कहते हैं आंग्ल भारतीय। कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय। हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 366(2) है, इस अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता है, मतलब कहां रहता है? इंडिया में रहता है, इंडिया में निवास करता है, ठीक है। और जिसके पिता या उसके कोई पुरुष पूर्वज, याद रखना कौन? पुरुष पूर्वज, महिला पूर्वज नहीं, पुरुष पूर्वज, ये यूरोपीय वंश के हों। कौन से? यूरोपीय वंश, यूरोपियन कंट्री, फ्रांस, ब्रिटेन, है ना, जो भी देश हो, जर्मनी वगैरह, ये यूरोपीय वंश के हों ये। और यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए लाया गया था। क्यों लाया गया था बताता हूं। ब्रिटिश लोगों के लिए लाया गया था, इस्तेमाल किया जाता था जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। देखो दोस्तों मैं अपनी भाषा में बताता हूं, ठीक है। देखो क्या हुआ था हमारे देश में, जब रेलवे लाइन का काम बिछाना हुआ, चालू हुआ था, तो हमारे यहाँ कोई इतने दक्ष लोग थे नहीं, तो ब्रिटेन से कई लोगों को बुलाया गया था रेलवे लाइन के बिछाने के लिए। वहां के लोग बहुत टैलेंटेड, निपुण थे, उसमें पढ़े लिखे लोग थे। तो वहां से जब लोग इंडिया में आए, तो मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, कोई आया जो ब्रिटिशर्स है, और ये इंडिया आया और काम धाम करने लगे रेलवे लाइन में, तो रेलवे लाइन को बिछाने का या कोई भी काम करने लगे, तो ये लोग इंडिया में ही रहने लगे। लंबे समय तक इनको रहना पड़ा, इनके परिवार भी आके यहाँ। तो मान लीजिए ए बैचलर था, ए इंडिया आया और इंडिया में आकर के ही सेटल हो गया, और सेटल होकर के किसी बी मतलब कोई महिला रही होगी, है ना, पुरुष है तो महिला से विवाह करेगा, तो यहाँ पर बी से विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद ये इंडिया में ही सेटल हो गया। जो ए है, ए और बी इंडिया में ही क्या हो गए? सेटल हो गए, रहने लगे। तो बी कौन है? बी तो ऑलरेडी इंडियन है। और ये जो ए है, ये कहां से आया था? ये ए जो आया था, ये यूके से आया था, ब्रिटेन से आया था। तो इस प्रकार से ए और बी जब विवाह कर लिए, तो ये दोनों इंडिया में ही रहने लगे। इस ए ने भी क्या कर लिया? इस ए ने भी इंडिया की सिटीजनशिप ले ली। अब सिटीजनशिप लेके रहने लगे, तो जाहिर सी बात इनकी संतानें भी तो होंगी ना। तो ये जो संतानें होंगी, तो संतान मतलब ये जो सी है, सी इसकी संतान है। तो जो सी है इंडिया में रहेगा, क्योंकि इसके माता पिता कहाँ रह रहे हैं? इंडिया में रह रहे हैं। तो सी यहाँ पैदा हुआ, यहीं की सिटीजनशिप ले लिया। तो लेकिन ये जो सी है, इसकी माता तो यहीं की है, माता यहीं की थी बी, लेकिन इसके जो पिता थे वो कहां से आए थे? पिता आए थे यूके से। मतलब ये जो सी है, इसका वंश कहाँ का है? इसका मैंने कहा था ना, पुरुष पूर्वज जो है वो कहाँ के हों? यूरोपीय हों। तो सी के पुरुष पूर्वज कहाँ के हैं? यूके के। यूके मतलब यूरोप। तो ऐसे लोग जो बहुत सारे आए इंडिया में रह गए, तो उनके जो संतानें हैं, जो बच्चे हैं, ये लोग जिनके पुरुष पूर्वज पिताजी के जो वंशज है वो कहाँ के हों? यूरोप के हों। तो ऐसे लोगों को कहते हैं क्या? एंग्लो इंडियन। क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन। समझ गए होंगे आप लोग। और देखिए ये जो एंग्लो इंडियन है, यही दो ऐसे बहुत सारे लोग थे रेलवे लाइन के टाइम पर,
बिछाने के टाइम पर ये लोग आए थे, भारत इतना पसंद आया कि ये सब यहीं रह गए। आज भी देखो गोवा वगैरह जाओगे तो भरे मिलेंगे आपको ये एंग्लो इंडियंस। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि राष्ट्रपति किसी भी दो इंडियन को लोकसभा में क्या कर सकता है, भेज सकता है, 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, पर कोई अनिवार्य नहीं। अभी जो मैंने परिभाषा बता डाली ना आपको पूरी कि कौन होगा एंग्लो इंडियन, इस पूरी परिभाषा को परिभाषित कहाँ किया गया है? इसको परिभाषित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेजों के टाइम पर बनाया गया ये कानून, वो कानून है कि जो हमारे देश के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, संविधान निर्माण का सबसे बड़ा स्रोत यही है, भारत शासन अधिनियम। इसी में इसको परिभाषित किया गया है। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द भी यूज किया गया है कि जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, तो एंग्लो इंडियंस परिवारों में सबसे ज्यादा का संबंध जो है रेलवे से ही था, क्योंकि ज्यादातर उसी टाइम पर लोग आए थे जब रेलवे काम चल रहा था। तो ये जो एंग्लो इंडियंस है, इनके परिवार के लोग जो है आज भी अपने आप को रेलवे चिल्ड्रंस कहते हैं, क्योंकि रेलवे चिल्ड्रंस भरे पड़े हैं। इनके जितने भी वंशज थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए आए थे, तो आज भी ये लोग अपने आप को क्या कहते हैं, इंडिया में अपने आप को रेलवे चिल्ड्रंस कहते हैं, जो एंग्लो इंडियंस है। तो ऐसे ही एंग्लो इंडियंस के लिए यहाँ पर सीटें रखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर एक और बात बता रहा हूं आपको जो महत्वपूर्ण है। देखिए ये जो एंग्लो इंडियंस है, जब इसकी शुरुआत हुई तो वही चीज बताई, जब ये एंग्लो इंडियंस के लिए ये आना स्टार्ट हो गए, यूरोप से लोग आना स्टार्ट हो गए, यूरोप से आना स्टार्ट हो गए, तो इन लोगों ने इंडिया में आ करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, जिससे इनको रहने में, सरवाइव करने में इनको दिक्कत ना हो। तो 1876 में इन लोगों ने अपना द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन बनाया था, ठीक है। और आगे चल करके इस जो संगठन है द ऑल इंडिया एंग्लो इंडियन एसोसिएशन, इसके अध्यक्ष बने थे, जबलपुर में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? जबलपुर में पैदा हुए। फ्रैंक एंथनी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, फ्रैंक एंथनी जबलपुर में अपने एमपी में पैदा हुए थे। कहां? जबलपुर में। तो ये एंग्लो इंडियन थे और बाद में ये इस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने थे। और ये फ्रैंक एंथनी जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो ये हमारी कांस्टेंट असेंबली, संविधान सभा के मेंबर भी थे। और इन्हीं के आग्रह पर हमारे संविधान में अनुच्छेद 331 जोड़ा गया था, 331 जोड़ा गया था कि इंडिया में बहुत सारे एंग्लो इंडियंस रह रहे हैं, उनके लिए काम कौन करेगा, उनकी हेल्प कौन करेगा, अगर उनको किसी अधिकार की जरूरत पड़ेगी तो उनका मुद्दा कौन उठाएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि अगर कोई समस्या होगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग एंग्लो इंडियंस है। तो इनके ही कहने पर एंग्लो इंडियंस के लिए भी इंडिया में लोकसभा में 2 प्रतिनिधियों को रखने का प्रावधान आया, और वही 2 प्रतिनिधि जिसको मैंने बताया कि जिसको हम कहते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन जो होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा में रखने का प्रावधान था, वो भारत में रहने वाले एंग्लो इंडियंस का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ये प्रावधान किया गया था। तो ये जो मैंने आपको बताया फ्रैंक एंथनी 7 बार जो है एंग्लो इंडियन के सदस्य के रूप में लोकसभा में नॉमिनेट हो चुके हैं। आप देखिए 7 बार मेंबर बनना बहुत बड़ी बात होती है। ये है एंथनी, जो जिनके सम्मान में भारत सरकार ने 2003 में टिकट भी जारी किया था। 2003 में, ये भी फैक्ट है, याद रखना, जबलपुर में पैदा हुए थे। और ये जो एंग्लो इंडियन का प्रावधान किया तो गया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि अब यहाँ पर एंग्लो इंडियंस जो है, इस एंग्लो इंडियन का प्रावधान हमारे देश से 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 2019 में, और इस संशोधन के द्वारा जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस का प्रावधान था, इसके अलावा जो स्टेट की जो विधायिका होती है, राज्य की विधायिका होती है, राज्य की विधायिका में जो विधानसभा होती है, विधानसभा, यहां पर भी एक एंग्लो इंडियंस के लिए सीट रिजर्व रखी जाती है। तो इस दोनों एंग्लो इंडियन का प्रावधान क्या कर दिया गया कि अब यहां पर इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब इनके लिए सीटों को हटा दिया गया है 104 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा। अंतर यह था कि लोकसभा में राष्ट्रपति नियुक्त करता और विधानसभा में नियुक्त का प्रावधान था राज्यपाल के द्वारा। तो ये हटा दिया गया है। अंतिम रूप से यहाँ पर जो एंग्लो इंडियंस थे, हटाने के जस्ट पहले अंतिम रूप से देश में जो 2 एंग्लो इंडियंस थे वो लोकसभा में, वो थे केरल के रिचर्ड हे और दूसरा पश्चिम बंगाल के थे जॉन बेकर। तो दोस्तों ये है एंग्लो इंडियन की कहानी। मैंने आज के इस लेक्चर में आपको कार्यपालिका, विधायिका के अलावा बहुत सारी बातें बताई हैं। तो दोस्तों आपको इन सभी जानकारियों को अगर जानने में अच्छा मजा आया है, समझ में आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और हो सके तो अपने चाहने वालों को या और ना चाहने वालों को भी इसको फायदा
जो है पहुंचाओ, कि उनको शेयर करो, जिससे वो लोग जो है इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मेरा जो अगला वीडियो होगा ऐसे ही महत्वपूर्ण बातों को लेकर के होगा और जल्दी मैं आपको आऊँगा। फिलहाल आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं। धन्यवाद।